बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 9। ज़रियाफ्त को खुदा ने ज़हानत दी थी, उसके साथ एक फ़न अता किया था। दस्त शनासी, अंजुम शनासी, इल्म रमल व जफ़र वगैरह ऐसे अलूम हैं जिन्हें इंसान बाकायदा हासिल करता है, माहिरान फ़न की खिदमत करता है, रातें काली करता है, तब जाकर उस इल्म का कुछ हिस्सा हासिल होता है। लेकिन कियाफा शनासी और पेशीन गोई इल्म होने के बावजूद बाज़ लोगों को ये पैदाइशी तौर पर हासिल होते हैं। ज़रियाफ्त को भी ये हुनर कुदरत ने अता किया था। उसने ना किसी से ये सीखा था, ना कोई उसका उस्ताद था। बस यूँ होता था कि वो जिन बातों पर गौर करती, उसके बारे में आइंदा पेश आने वाले बाज़ हालात अचानक उसके सामने आ जाते थे। पिछली मर्तबा जब अमीर ज़ादा ज़फ़र आया था तो ज़रियाफ्त ने उसकी खातिर व मुदारात सलाहुद्दीन का दोस्त होने की वजह से की थी। ज़रियाफ्त सलाहुद्दीन को बहुत चाहती थी, बिल्कुल अपने भाइयों की तरह। उसका कोई भाई नहीं था, इसलिए वो सलाहुद्दीन को भाई समझती थी। इसलिए उसने सलाहुद्दीन के दोस्त की खातिर की थी। ना सिर्फ उसने ज़फ़र को मेहमान खाने में बिठाया, बल्कि शरबत और मेवे से उसकी खातिर भी की थी। लेकिन अमीरज़ादा उसे देखते ही मदहोश सा हो गया। ज़रियाफ्त से आंखें मिलते ही वो ज़रियाफ्त पर वाला व शेदा हो गया था। उन दिनों अमीरज़ादा ज़फ़र बहुत परेशान था। उसका बाप अमीर नसर उस पर जोर दे रहा था कि वो अपनी शादी के लिए ईरान चलने की तैयारी करे। इधर अमीरज़ादा ज़फ़र को खुदा मालूम ईरान से क्या बैर हो गया था। उसकी भाभी ईरानी थी, वो सूरत व शक्ल और सीरत की भी अच्छी थी, लेकिन उसे ईरानी औरतें कुछ पसंद ना थी। अमीरज़ादा ज़फ़र गया तो इसलिए था कि सलाहुद्दीन के तवस्सुत से ज़रियाफ्त से मिलेगा और पूछेगा कि वो ये बताए कि उसकी किस्मत में कहाँ और किससे शादी लिखी है। लेकिन जब उसने ज़रियाफ्त को देखा तो उसे अपने दोनों सवालों का जवाब मिल गया। जवाब ये था कि किस्मत में कहीं भी शादी लिखी हो, लेकिन वो शादी दमिश्क ही में करेगा। रहा ये सवाल कि किससे शादी करेगा, तो उसका जवाब अभी उसके पास नहीं था। लेकिन उसका ख्याल था कि अगर कोशिश की जाए और किसी तरह सलाहुद्दीन को मना लिया जाए तो उसकी शादी हो सकती है जहां उसने सोचा है। लेकिन तेज़ रो ख्यालों और उड़ते जज्बात ने ऐसा बौखला दिया कि वो ज़रियाफ्त से कोई माकूल बात ना कर सका। अच्छा ये हुआ कि सलाहुद्दीन की वालदा ने उससे कोई टेढ़ा सवाल नहीं किया, वरना वो यकीनन वहीं ढेर हो जाता। अमीरज़ादा बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचा लाया था, वरना उसे अगर एक भी टेढ़ा सवाल हो जाता तो वो ज़रूर कोई ऐसा जवाब देता कि सवाल करने वाला उसे पागल या सौदाई समझने पर मजबूर हो जाता। ज़रियाफ्त से पहली इत्तेफाकिया मुलाकात पर वो कई दिन गौर करता रहा। उसने सलाहुद्दीन का भी सामना नहीं किया, हालांकि ज़फ़र ये मालूम करना चाहता था कि उसके महल से वापस आने के बाद कोई वाक़या तो पेश नहीं आया था। उसका ख्याल था कि अगर उसकी बात या हरकत व सकनात पर ज़रियाफ्त या बेगम नजमुद्दीन ने कोई तबसरा किया होगा तो सलाहुद्दीन को ज़रूर बताया होगा और सलाहुद्दीन उस सिलसिले में ज़फ़र से पूछगछ कर सकता था। लेकिन बात जैसे आई गई हो गई थी। ना सलाहुद्दीन ने ज़फ़र से कुछ कहा और ना ज़फ़र ने उससे छेड़ा। अमीरज़ादा ज़फ़र ने कुछ दिन तो खामोशी से गुजारे, लेकिन जल्द ही उस पर मोहब्बत का फिर भूत सवार हो गया और उसने सलाहुद्दीन को बगैर कुछ बताए हुए उसके साथ जाने की ज़िद शुरू कर दी। सलाहुद्दीन बहुत कहने सुनने पर ज़फ़र को साथ तो ले आया था, लेकिन रास्ते भर ताकीद करता रहा कि ज़रियाफ्त से बहुत संभल कर गुफ्तगू करे, क्योंकि ज़रियाफ्त ने ज़फ़र को कोई ऐसा जवाब ना दिया था जिससे साफ जाहिर होता है कि उसे ज़फ़र के दिल का हाल मालूम है। ये ज़फ़र की खुशकिस्मती थी कि महल में दाखिल होते ही उसकी नज़र ज़रियाफ्त पर पड़ी। ज़रियाफ्त अमीरज़ादे सलाहुद्दीन को आते देख कर खड़ी हो गई थी। जब ये दोनों करीब पहुंचे तो ज़रियाफ्त ने सलाहुद्दीन को सलाम किया। सलाहुद्दीन ने जवाब दिया और नरम आवाज़ में कहा, ज़रियाफ्त, ये मेरे दोस्त अमीरज़ादा ज़फ़र हैं। मुझे इल्म है अमीरज़ादे। जवाब देते वक्त ज़रियाफ्त के चेहरे पर मुसर्रत की हल्की सी लहर दौड़ गई थी। अमीरज़ादे ज़फ़र आपके साथ और कई बार आपकी अदम मौजूदगी में पहले भी आ चुके हैं। अदम मौजूदगी में सिर्फ एक बार आया हूं, ज़फ़र ने दुरुस्तगी की। अगर आपको मेरे कहने से कोई फ़र्क पड़ता है तो मैं कहे देती हूं कि आप एक बार भी नहीं आए। ज़रियाफ्त ने कुछ ऐसे शौक़ अंदाज में कहा कि ज़फ़र शर्मिंदा हो गया। बहरहाल तुम इनका ख्याल रखना, ये हमारे मेहमान हैं। ये कहकर सलाहुद्दीन आगे बढ़ा था कि एकदम रुका और पलट कर पूछा, ज़रियाफ्त, अब्बा हजूर महल में है? नहीं अमीरज़ादे, ज़रियाफ्त ने जवाब दिया। सुल्तान का हरकार आया था और वो साथ ले गया है। ठीक है, तुम ज़रा ज़फ़र का ख्याल रखना, मैं अम्मी हजूर से मिलके अभी आता हूँ। अमीरज़ादे, क्या मैं आपकी वापसी तक यहीं ठहरी रहूँ?
ज़रियाफ्त ने ताज्जुब से पूछा। अगर कोई और काम ना हो तो? सलाहुद्दीन ने लफ्ज़ तो पर जोर देकर कहा। अमीरजादे ज़फ़र अकेले में घबरा जाते हैं। बेहतर है। ज़रियाफ्त ने सर हिला दिया। अमीरजादा सर झुकाए मुअद्दब खड़ा था। ज़रियाफ्त सलाहुद्दीन को जाते देख रही थी। वो राहदारी में दाखिल हो गया तो ज़रियाफ्त ने अमीरजादा ज़फ़र से कहा, आप तन्हाई में घबराते क्यों हैं? ज़रियाफ्त का अंदाज बड़ा शगुफ्ता था, मगर अमीरजादे का मर्तबा नज़र में रखते हुए गुफ्तगू कर रही थी। अमीरजादा ज़फ़र ने ज़रियाफ्त की शगुफ्तगी का गलत मतलब निकाला और हंस कर कहा, आपकी मौजूदगी में मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं होती। ज़रियाफ्त ने उसे ताज्जुब से देखा। मेरी मौजूदगी से क्या मतलब है? मैं हर वक्त तो आपके साथ नहीं होती। इस वक्त तो आप मेरे साथ हैं। अमीरजादा ज़फ़र ज़रियाफ्त का लहजा कुछ समझ नहीं सका, हालांकि उसमें काफ़ी सख्ती आ गई थी। देखिए अमीरजादे, मैं घुमा फिरा के बातें करना नहीं पसंद करती। आपको जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए। जिस तरह मैं लगी लिपटी नहीं रखती, इसी तरह आप बात करें तो मैं सब कुछ खोल के कह दूं। अमीरजादा ज़फ़र अब तक शौखी दिखा रहा था। ज़रियाफ्त को गुस्सा आया। अमीरजादे, आप मेरे अमीरजादे के दोस्त हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत करती हूं। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? ज़रियाफ्त, मैं अमीरजादा ज़फ़र का गला खुश्क हो गया। ज़रियाफ्त उनकी घबराहट पर मुस्कुरा दी। मेरा ख्याल है कि आप कोई ऐसी मोटी बात कहना चाहते हैं जो आपके हल्क में फंस रही है। ठहरिए, मैं आपके लिए पानी ले आऊं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। अमीरजादे ने उसे रोका। ठीक है, मगर अब आप वो बात नहीं कहिएगा जो आपके हल्क से नहीं निकल रही। मुझे रोको नहीं ज़रियाफ्त, वो बात नहीं कहूँगा तो रात भर नींद नहीं आएगी। ज़रियाफ्त ने संजीदा होकर अमीरजादा ज़फ़र को देखा। अमीरजादे, शायद आप अब तक मुझे कनीज़ समझते हैं। आपका ये ख्याल गलत है। मुझे और मेरी माँ को बेगम नजमुद्दीन ने आज़ाद कर दिया है और अब हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। अब फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अमीरजादे ज़फ़र ने हिम्मत करके कहा, मुझे ये बात मालूम है, जभी तो तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं समझ तो गई हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रियाफ्त ने सर झुकाते हुए कहा, मगर हो सकता है कि मेरा ख्याल गलत हो। फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन यह ख्याल रहे कि मैं किसी की कनीज़ नहीं और मुझे अपने मुतालिक फ़ैसला करने का पूरा इख्तियार हासिल है। अमीरजादे ज़फ़र ने एक ठंडी सांस ली। ज़रियाफ्त, मैं पहले तुमसे इसलिए मिलना चाहता था कि तुमसे मिलकर अपने मुस्तकबिल के बारे में मालूम करूं, क्योंकि मैं एक सख्त उलझन में गिरफ्तार था। देखिए अमीरजादे, मैं ज़्यादा देर तक आपसे बातें नहीं कर सकती। ज़रियाफ्त ने नरमी से कहा, मैंने पेशीन गोई करना छोड़ दी है, क्योंकि मैंने पहले जो पेशीन गोइयाँ की थी उनमें से ज़्यादा गलत निकली। बहरहाल आप अपनी उलझन बयान कीजिए। मैं अमीरजादे सलाहुद्दीन की खातिर आपकी उलझन के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगी। ज़रियाफ्त, तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। अमीरजादे ज़फ़र ने वजाहत की। यह बात तो उस वक्त थी जब मैं तुमसे मिलना चाहता था। क्या वो बात अब ख़त्म हो गई है? हाँ, अब सूरत हाल बदल गई है। अच्छा हुआ वो किस्सा ही ख़त्म हो गया। अब मुझे इजाज़त है, जा सकती हूँ मैं। ज़रियाफ्त ने इत्मीनान का सांस लिया। अब तो तुमसे मिलने और बात करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। वो क्यों? अब कोई और उलझन है? ज़रियाफ्त मुस्कुरा दी। अब उलझन कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारी तवज्जो की ज़रूरत है। मैं दरअसल। ज़रा ठहरिए अमीरजादे, ज़रियाफ्त ने उसे टोका। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। आप पहले मुझसे मिलना चाहते थे इसलिए कि आपको कोई उलझन थी और आप अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ मालूम करना चाहते थे। फिर वो उलझन ख़त्म हो गई और आपने मुस्तकबिल का ख्याल छोड़ दिया। क्यों, यही बात है ना? हाँ हाँ, यही बात है, ज़फ़र ने तस्लीम किया। ज़रियाफ्त अब खुद उलझने लगी। अमीरजादे, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी पहली उलझन क्या थी जो अब ख़त्म हो चुकी है? उस उलझन का ताल्लुक सिर्फ मुझसे था। अमीरजादे ज़फ़र ने बताया, मेरे वालिद साहब ईरान के रहने वाले हैं। उन्होंने मेरे बड़े भाई की शादी एक ईरानी लड़की से की। ज़फ़र शायद सांस लेने के लिए रुका था कि ज़रियाफ्त ने फ़ौरन सवाल जड़ दिया, आपके वालिद ईरानी हैं, उन्होंने आपके भाई की शादी ईरान में कर दी, इसमें आपको क्या एतराज़ है? भाई की शादी पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, वो होना थी हो गई। एतराज़ मुझे अपनी शादी पर है, अमीरजादे ने बड़े जोश से कहा। ज़रियाफ्त चौंक पड़ी। क्या आपकी शादी हो चुकी है? ये मैंने कब कहा? अमीरजादा ज़फ़र ने जवाब दिया, बात यह है कि वो मेरी शादी भी ईरान में करना चाहते थे और मैं किसी सूरत राजी ना था। तो क्या आपके वालिद ने आपकी शादी ज़बरदस्ती कर दी? ज़रियाफ्त ने दिलचस्पी से पूछा। ज़रियाफ्त, मैं कहता हूं कि मेरी शादी ना रजामंदी से हुई और ना ज़बरदस्ती, इसलिए तो मैं आपके पास आया था। अमीरजादा ज़फ़र ने इस तरह कहा जैसे ये कहना नागवार हो रहा हो। मेरे पास क्यों आए हैं?
मैं क्या कर सकती हूँ इस सिलसिले में? तुम समझी नहीं ज़रियाफ्त, ये बात पहले की थी, अब वो बात नहीं है। अमीरजादा जफर ने अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया। मैं तुमसे मिलकर ये मालूम करना चाहता था कि क्या मेरी शादी ईरान में होना लाजमी है और उसके टलने की कोई सूरत नहीं, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो मैं सब कुछ भूल गया। किसकी शादी, कहाँ की शादी, मेरे ख्याल यकसर बदल गए। मगर वो क्यों, कैसे? ज़रियाफ्त ने शर्माते हुए पूछा। ये तुम अपनी दुज़दीदा नजरी और शर्मा के सर झुकाने की अदाए खास से पूछो। अब मैंने फैसला किया है कि मैं जा रही हूं। ज़रियाफ्त बैठे से खड़ी हो गई। बहुत देर हो गई है, बेगम ने कहीं पूछ लिया तो गजब हो जाएगा। मगर मेरे सवाल का जवाब? कौन सा सवाल? ज़रियाफ्त अनजान बन गई। यही कि मैंने फैसला कर लिया कि शादी अपनी मर्जी से करूंगा। तो फिर कीजिए, किसने रोका है आपको? रोका तो किसी ने नहीं, लेकिन जिससे शादी करना है पहले उसकी मर्जी भी तो मालूम कर लूं। मालूम क्यों नहीं करते? मुझे क्यों रोक रहे हो? ज़रियाफ्त। हाँ। ज़रियाफ्त और अमीरजादा की नजरें मिली और एक दूसरे में डूब के रह गई। अमीरजादा जो बात 2 मुलाकातों में जुबान से ना कह सका, वो बात उसकी नजरों ने कह दी। सिर्फ कही नहीं बल्कि उसका जवाब भी हासिल कर लिया। ज़रियाफ्त बुद्धू या जाहिल नहीं थी। उसने ऐसे गरहाने और माहौल में आंख खोली थी जहां इल्म अदब का हर वक्त चर्चा रहता था। उसे अमीरजादा जफर की आंखों में अपनाइयत, उनसियत और जज्बा प्यार तैरता नजर आया। उसका दिल ऐसे जज्बों को देखने का मुतमन्नी था। ज़रियाफ्त को प्यार से देखा गया तो उसका प्यार भी आंखों में उतर आया। प्यासी आंखों की प्यास बुझती ही ना थी। वो एक दूसरे को देखे जा रहे थे। बेजुबानी से बातें हो रही थी, दूरियां खत्म हो रही थी और कुर्बतें करीब से करीब तर होती जा रही थी। आखिर अमीरजादे जफर की जज्बों में डूबी भर्राई आवाज उभरी, ज़रियाफ्त। अमीरजादे जफर। ज़रियाफ्त के मुंह से नामालूम किस जज्बे के तहत निकल गया। बात बिल्कुल खुल गई थी। जफर के दिल ने ज़रियाफ्त को पुकारा। ज़रियाफ्त के दिल ने जवाब दिया कि उसमें भी तेरी तमन्ना है। फिर जफर की आंखों ने कहा कि मैंने तुम्हारी तस्वीर अपने दिल में उतार ली है। ज़रियाफ्त ने जवाब देने में तामुल ना किया और कहा कि आंखों के इन पर्दों में भी एक तस्वीर चमकती है, झांक के देख लो, शायद वो तस्वीर तुम्हारी ही है। ज़रियाफ्त और अमीरजादा जफर की नजरबाजी का यह सिलसिला पता नहीं कब तक चलता रहता कि अमीरजादा सलाहुद्दीन वापस आ गया। उसे देखकर ज़रियाफ्त ने जल्दी से अपनी हालत संभाली, चादर का पल्लू सर पर खींचा और सर झुकाए शर्माई शर्माई से बाहर चली गई। सलाहुद्दीन कुछ चुप चुप था। अमीरजादा जफर का दिल बैठने लगा। उससे ना रहा गया और पूछ बैठा, तुम्हें क्या हुआ सलाहुद्दीन? चुप चुप क्यों हो? सलाहुद्दीन चंद लम्हे जफर को देखता रहा, फिर पूछा, पिछली मर्तबा जब तुम यहाँ आए थे तो ज़रियाफ्त से कोई ख़ास बात हुई थी? अमीरजादा जफर परेशान हो गया। ख़ास बात से तुम्हारी क्या मुराद है? यही कि तुमने कोई ऐसी बात तो ज़रियाफ्त से नहीं की थी कि वो बिगड़ गई हो और दूसरे गुलामों कनीज जमा हो गए हों। सलाहुद्दीन ने यह बात शायद बड़े कर्ब से कही। ये तुमने कैसे सोचा सलाहुद्दीन? अमीरजादा जफर ने नागवार अंदाज में कहा। क्या मैं बेवकूफ़ हूं या मुझे इतना भी नहीं मालूम कि गवर्नर दमिश्क का महल है? मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन नहीं सलाहुद्दीन, तुम्हें हर वक्त ये यकीन रखना चाहिए कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारी इज्जत कभी दांव पर नहीं लगा सकता। तुम्हारी अम्मी क्या कह रही थी? वो कह रही थी, अच्छा छोड़ो इसे, तुम्हारी मुलाकात कैसी रही? क्या कहा तुमने? उसने क्या जवाब दिया? सलाहुद्दीन ने बात काटने की कोशिश की। नहीं सलाहुद्दीन, पहले यह बताओ कि क्या कहा था तुम्हारी अम्मी ने? जफर उसके सर हो गया। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, उन्होंने यूं ही पूछा था कि जफर उस दिन क्यों आए थे। तुमने क्या जवाब दिया? जफर तफसील सुनना चाहता था। मैंने कह दिया कि मुझे तलाश करते हुए इधर आ गए थे। फिर तुम्हारी अम्मी ने क्या कहा? जफर की उलझन बढ़ती जा रही थी। कह रही थी कि जफर को समझा देना कि तुम्हारे साथ आया करे, लोग बिला वजह में बातें बनाते हैं। क्या बातें बनाते हैं लोग? अहमक कहीं के। सलाहुद्दीन ने उसे डांट दिया। ये बात भला अम्मी हजूर से पूछने वाली थी। अगर मैं बात बढ़ाता तो उन्हें मुझ पर और तुम पर जरूर शुबहा होता। इसका मतलब है कि तुमने खामोशी इख्तियार कर ली। अमीरजादा जफर मुतमईन हो गया था। हाँ भाई, खामोशी इख्तियार कर ली, कोई गवाही सबूत चाहिए। अच्छा किया कि खामोशी इख्तियार कर ली, जफर ने बड़ी बेपरवाही से कहा, जैसे उसने अमीरजादा सलाहुद्दीन की पूरी सुनी ही नहीं। जरा देर खामोशी रही, फिर सलाहुद्दीन ने पूछा, मेरा दिमाग सवाल कर करके खा लिया, अब खुद भी तो बताओ कि तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? जफर ने उसे परेशान नजरों से देखा। मेरा मतलब है कि ज़रियाफ्त से क्या बातें हुई, कैसे कैसे वादे हुए? सलाहुद्दीन की आंखों में शरारत नजर आती थी। ज़रियाफ्त से बात तो कोई खास नहीं हुई, मगर मैंने सब कुछ कह दिया। जब तुमने कहा तो ज़रियाफ्त ने जवाब भी दिया होगा। अरे नहीं सलाहुद्दीन,
सवाल और जवाब की नौबत ही नहीं आई। अमीरजादा जफर के चेहरे से मुसरत के फूल झड़ने लगे। सलाहुद्दीन उलझने लगा। उसने पूछा, तुम कह रहे हो कि तुमने सब कुछ कह दिया और फिर कहते हो कि सवाल और जवाब की नौबत ही नहीं आई, फिर कैसे कह दिया तुमने? दिल की बात कहने के लिए सवाल करना और जवाब देना जरूरी थोड़ी होता है। सर हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी और मैंने दिल का पूरा मुद्दा बयान कर दिया। अमीरजादा जफर शर्मा गया था और उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। चलो सवाल जवाब नहीं हुए, तुमने जुबान भी नहीं हिलाई, इशारों किनायों में बात हुई होगी। सलाहुद्दीन ने कुरेदना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं जानता। यूं समझो उसने मुझे देखा और मैंने उसे, फिर आंखों ही आंखों में सवाल जवाब होते रहे। जो कुछ मेरे दिल में था वो आंखों के जरिए उस तक पहुंच गया। जो उसके दिल के वरक पर लिखा था वो उसकी आंखों के पर्दे पर उभर आया। बस यही बातचीत हो रही थी कि तुम आ गए। अमीरजादे जफर ने बड़े भोलेपन से अपनी रुदात सुना दी। कोई वादा वईद, फिर मिलने का अहदो पैमान? सलाहुद्दीन ने एक और सवाल किया। कुछ भी तो नहीं, तुम्हारे आने से कुछ कह ही नहीं सका। जफर ने अपनी बेबसी जाहिर की। सलाहुद्दीन ने मूड बदलते हुए कहा, अच्छा बस चलो अब इधर आने का नाम ना लेना। और सलाहुद्दीन ने उसका हाथ पकड़ के उठा दिया। सुनो तो यार, तुम तो ऐसे बेमुरव्वत बन गए हो जैसे कभी की शनासाई नहीं। जफर गिड़गिड़ाया। सलाहुद्दीन ने वाकई बड़ी बेरुखी इख्तियार कर ली थी। सख्ती से बोला, कुछ भी समझो मगर अब यहाँ एक लम्हा नहीं ठहर सकते। अम्मी हजूर ने मुझसे कह दिया है। मगर मेरा क्या बनेगा सलाहुद्दीन? मुझे एक बात, सिर्फ एक बात कर लेने दो उससे। जफर कमाल इंकिसारी से एक बार फिर गिड़गिड़ाया। किससे बात करोगे? उसी से, ज़रियाफ़त से। और किससे? तुम तो कह रहे थे कि तुमने दिल की तमाम बातें उस तक पहुंचा दी हैं। अरे वो तो दिल की बातें थी, मुंह से तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। जफर अफसुर्दा सा हो गया। सलाहुद्दीन को रहम आ गया। नरम पड़ते हुए कहा, अच्छा फिर कभी कह लेना, इस वक्त यहाँ नहीं ठहर सकते। अब्बा हजूर भी आने वाले हैं। उन्होंने पूछगछ शुरू कर दी तो बहुत बुरा होगा। मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, बस एक छोटा सा काम कर दो। जल्दी कहो क्या काम है। ज़रियाफ़त से ये पूछ दो कि क्या उसे मेरा ख्याल है। ला हौला वला कुव्वता। अजीब आदमी हो, इतनी देर से उससे बातें करते रहे और इतनी सी बात नहीं पूछ सके। तुम्हारी मोहब्बत कुछ यूं ही मालूम होती है। सलाहुद्दीन ने उसका हाथ पकड़ा और चलने लगा। यार सुनो तो। बिल्कुल नहीं, बस चले चलो। ये तो वादा करो कि जब उससे मिलोगे तो पूछ लोगे। अच्छा पूछ लेंगे। लेकिन उसके बाद दमिश्क के हालात कुछ गर्म हो गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को किला हारिम पर फौज कशी करनी पड़ी। ईसाइयों का यह मजबूत किला हल्ब के मगरिब में वाक़ था और सल्तनत हल्ब, जिसका दारुल सल्तनत दमिश्क हो गया था, के लिए मुस्तकिल खतरा बना हुआ था। इसलिए 1156 ईस्वी में सुल्तान एक लश्कर के साथ हारिम रवाना हुआ। उस लश्कर में असदुद्दीन शिरको और हुकूमत के तकरीबन सभी सरदार और अमीर शामिल थे। सुल्तान ने हारिम पहुंचते ही किला हारिम का मुहासरा कर लिया। किले में ईसाई सल्तनत इंताकिया का एक किलेदार रहता था। किले की हिफाजत के लिए उसमें काफ़ी लश्कर था। मुहासरे की खबर सुनकर शाह इंताकिया ने काफ़ी कुमक रवाना कर दी, लेकिन मुहासरा इस कदर सख्त था कि इंताकिया की इमदादी फौज किले में दाखिल ना हो सकी। उसका नतीजा ये हुआ कि उस तवील मुहासरे के बाद ईसाइयों ने सुलह की कोशिश की। आखिर तय ये हुआ कि सुल्तान किला हारिम का मुहासरा उठा लेगा, जिसके सिले में सुल्तान को इलाका हारिम का आधा हिस्सा दिया जाएगा। इस तरह सुल्तान ने निस्फ हारिम लेकर किले का मुहासरा उठा लिया। उस झगड़े में पूरा साल लग गया। सुल्तान उस कज़िये को तय करके वापस आया था कि ईसाइयों की मदद के लिए फरंगियों की ताज़ा फौजें उमड़ आई। उनका सहारा पाके अंताकिया वालों ने माहिस और हवा में तख्तो ताराज शुरू कर दी। सुल्तान को फौरन ही अपने मुस्तकर से फिर निकलना पड़ा। उस तख्तो ताराज में बानियास का फरमा रवा पेश था। इसलिए सुल्तान ने असदुद्दीन शिरको को किला हारिम की तरफ भेजा। खुद हेम्फरे फरमा रवाए बानियास की सरकूबी के लिए बढ़ा। हेम्फरे को यूरोप की फौजों की कुमक हासिल थी, इसलिए वो बहुत शेर हो रहा था। लेकिन सुल्तान की आमद की इत्तला पाके हेम्फरे किला बंद हो गया और मुदाफ़ियती जंग करने लगा। बानियास का किला फतह करने में सुल्तान को मजीद एक साल और लग गया, लेकिन फ़ायदा यह हुआ कि बानियास पर कब्जे से ईसाइयों की कमर टूट गई और वो कुछ दिनों के लिए बिल्कुल कान दबा के बैठ गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को बानियास से बड़ी दौलत हासिल हुई। जंग का सिलसिला एक बार शुरू हो जाए तो फिर ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बारे में कहा जाता है कि उसकी ज़िंदगी सरापाए जिहाद थी। सल्जूकियों की सल्तनत के जवाल के बाद ईसाइयों के हाथ पर निकलना शुरू हो गए थे।
लेकिन सुल्तान मोसल यानी अमीर इमादुद्दीन जंगी और उसके बेटे नूरुद्दीन जंगी ने सलीबी जंगों का एक सिलसिला शुरू करके शाम और यूरोप के जंगजुओं को छक्के छुड़ा दिए। उन्हें न सिर्फ आगे बढ़ने से रोका बल्कि उनके बहुत से इलाके छीन लिए, जिसमें अल राहा की फतह किला हारिम पर कब्जा बहुत अहमियत रखता है। 1163 ईस्वी में हारिम वालों ने फिर सर उठाया। सुल्तान ने फौरन उधर का रुख किया। एक मामूली झड़प के बाद सुलह हो गई, मगर अब किला हारिम अंताकिया और सल्तनत दमिश्क के दरमियान एक ऐसी चिंगारी थी जो बुझ के उभरती थी। 1165 ईस्वी में ये चिंगारी शोला बन के भड़की, जिसने एक तरफ शाम के तमाम ईसाई रियासतों को एक झंडे तले इकट्ठा किया और दूसरी तरफ सुल्तान भी अपने तमाम उमरा वुज़रा को साथ लेकर पूरी ताकत के साथ मैदान में आ निकला। ये एक बहुत बड़ा मार्का था। ईसाई लश्कर के साथ बड़े बड़े खानका नशीन शामिल थे। दोनों फौजों में मुकाबला हुआ और मैदान कारजार गर्म हुआ। ईसाइयों की कोशिश थी कि हारिम में फतह हासिल करके अपनी गिरती हुई साख को सहारा दे। दूसरी तरफ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने यह ऐलान कर दिया कि ईसाइयों और मुसलमानों का यह आखिरी मार्का है। इसमें यह फैसला होगा कि मुल्क शाम में ईसाई रियासतों का असर व रसूख है या इस खित्ता या अर्ज पर मुसलमानों का गलबा है। आखिर इस जंग ने फैसला कर दिया कि कदीम शानो शौकत का आफताब गरूब हो रहा है और वो दिन दूर नहीं जब शाम की तमाम ईसाई रियासतें मुसलमानों के सामने सर झुका देंगी। अल राहा, फिर बानियास और अब हारिम की फतह से मुसलमानों ने अपनी कामयाबियों का आगाज कर दिया था और उनकी नज़र एक बार फिर यरूशलेम की तरफ उठ रही थी। हारिम की शिकस्त में न सिर्फ ये कि ईसाइयों का ज़बरदस्त जानी और माली नुकसान हुआ, बल्कि उस जंग में ईसाइयों के मुमताज़ उमरा और बादशाह गिरफ्तार करके कैद कर लिए गए। वाली अंताकिया और वाली तराबलस, जनरल ड्यूक अल राहा के साबिक शाह जोसेलिन के कई लड़के जंग में गिरफ्तार हुए थे, जो फिदिया की रकम अदा करके रिहा हुए थे। बाज़ मौरखीन का ख्याल है कि बानियास पर मुकम्मल कब्जा हारिम की जंग के बाद हुआ था। उसकी वजह यह बताई जाती है कि हारिम की शिकस्त पर पूरा यूरोप घबरा उठा और उन्होंने एक बार फिर बानियास की मदद के लिए फौज रवाना की, लेकिन उन इमदादी फौज को रास्ते ही से वापस जाना पड़ा क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बानियास पर पहले ही कब्जा कर लिया था। बानियास का इंतजाम करने के बाद सुल्तान ने एक और शहर पर हमला किया और उसे फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। उन पे दर पे जंगों की वजह से अमीरजादा जफर और दरियाफ्त की मोहब्बत के मामलात सर्द पड़ गए थे। उन दोनों की शादी बगैर सुल्तान की इजाज़त के नहीं हो सकती थी, क्योंकि एक तरफ अमीर नसर का बेटा जफर था तो दूसरी तरफ अमीर नजमुद्दीन अय्यूब की बेटी ना सही लेकिन दरियाफ्त को मुंह बोली बेटी का रुतबा तो हासिल हो गया था। दूसरी बात यह थी कि अभी जफर के वालिद अमीर नसर को भी उस शादी पर आमादा करना था, जिन्हें अपने पुराने मुल्क ईरान से ऐसी मोहब्बत थी कि वह हर बेटे की शादी ईरान ही में करना चाहते थे। इस तरह अभी इन मामलाते हुस्न और इश्क में बड़ी उलझनें थी, जिन्हें हल करने के लिए बड़े सकून और इत्मीनान की ज़रूरत थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन को अपने दरबार से मुंसलिक तो कर लिया था और उसकी तालीम और तरबियत का माकूल इंतज़ाम भी किया था, लेकिन सुल्तान किसी खास मसलहत की बिना पर सलाहुद्दीन को जंगो जदल के खेल से अलग रखे हुए था। किला हारिम के दूसरे हमले के वक्त जब लश्कर जाने के लिए तैयार हुआ तो सलाहुद्दीन को कोई हुक्म नहीं दिया गया, तो उसने खुद सुल्तान से अर्ज किया, आलीजा, गुलाम कई साल से दरबार से वाबस्ता है। हुक्म आली से फ़नून सिपागरी की तरबियत भी मुकम्मल हो गई है, मगर पता नहीं कि खादिम में वो क्या नक्स है जिसकी वजह से मुझे किसी मार्का में अपनी कारगुजारी दिखाने का मौका नहीं दिया जाता। अगर हजूर आली मेरे नक्स और कमी की निशानदही फरमाए तो नक्स के दूर करने में आसानी होगी। सुल्तान ने तबस्सुम फरमाया, ए अमीर नजमुद्दीन के होनहार बेटे, हम तुम्हें भूले नहीं। तुम ही क्या, हम वाबस्तगाने तख्तो ताज में से किसी को नहीं भूलते। बेशक तुमने फ़नून सिपागरी में आला महारत हासिल कर ली है, लेकिन कुव्वत मुशाहिदा में और ताकत पैदा करो। कुव्वत मुशाहिदा, ये लफ्ज़ सलाहुद्दीन के लिए नया था। उसने अदब से सवाल किया, शाह, खादिम की अक्ल कुव्वत मुशाहिदा का राज नहीं समझ सकी, मेरी सलाह के लिए इसका मतलब अता किया जाए। सलाहुद्दीन, कुव्वत मुशाहिदा में सिर्फ हमें देखने और हमारे नक्शे कदम पर चलने से इजाफा होता है। हमें देखो, हमें परखो और फिर देखो, फिर तुम पर रमूज़े सुल्तानी खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। सुल्तान ने बड़े मुशफिकाना अंदाज में समझाया, ये जंगें तुम्हारे मर्तबे से कम हैं। उस दिन से सलाहुद्दीन ने कोई शिकवा ना किया और खुद को सुल्तान के पैकर में ढालने की धुन में लग गया। अमीरजादा जफर ने भी महसूस कर लिया था कि यह वक्त इश्क व मोहब्बत का नहीं, इसलिए उसने भी उस वक्त तक के लिए खामोशी इख्तियार कर ली जब तक हालात पुरसकून नहीं होते।